Good morning students, myself R.K. Mishra, your chemistry teacher। बच्चों आज ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग 11th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों पिछले वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन सब के बारे में बताया था। एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, these were discussed in our previous lectures. Now we have to discuss about atomic model. Remember in your mind that after the discovery of electron, proton and neutron, it becomes a very interesting topic that how an atom exists. How an atom exists was a very interesting topic. So for finding these facts, all the scientists have done very good job. कहने का सीधा सा मतलब है बच्चों, जब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई तब से लेकर आज तक हमेशा से एटम कैसा दिखता है इसका एक पूरा खाका वैज्ञानिकों ने तैयार किया, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मॉडल। हमारा एटम है कैसा, उसमें क्या क्या पाया जाता है, एटम का स्वरूप कैसा है, कैसे एग्जिस्ट करता है वो, तो एटम में क्या क्या पाया जाता है इस बात को हम बोलेंगे एटॉमिक मॉडल, कैसे वो रहता है। इसके पीछे बच्चों बहुत सारी थियरी आई। सबसे पहले आया आपका थॉमसन का मॉडल, जो किसी बहुत ज्यादा कुछ विस्तार नहीं कर सका, एटॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बहुत नहीं बता सका। इसके बाद आया रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल हम लोग पढ़ेंगे आज। यहाँ पे मैंने लिखा भी है टॉपिक पे, आप देख रहे होंगे, है ना, रदरफोर्ड्स एंड नील बोर्स एटॉमिक मॉडल बाय आर.के. मिश्रा। देखना, सबसे पहले रदरफोर्ड की बात करें बच्चों, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया, इनके मॉडल को सोलर मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इनके मॉडल को हम सोलर मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। अभी इस चित्र को मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। देखना, इनके अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रदरफोर्ड, एटम, परमाणु जो है, एटम जो है बहुत ही छोटा, वेरी माइक्रोस्कोपिक, स्फेरिकल, गोलाकार और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ध्यान रखना, माइक्रोस्कोपिक है ना, स्फेरिकल का मतलब गोलाकार, माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटा, अति सूक्ष्म, स्फेरिकल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ध्यान रखना, जिसमें दो भाग होते हैं बच्चों। एन एटम इज माइक्रोस्कोपिक, स्फेरिकल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एक परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार, विद्युत उदासीन होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है बच्चों, दैट इज न्यूक्लियस, सेकेंड वन आउटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। पहला तो हो गया आपका नाभिक, और दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ध्यान रखना, पहला पार्ट आपको बताया न्यूक्लियस जैसा यहां पे दिख रहा है बच्चों, ये साफ साफ दिख रहा है। यहां पे पॉजिटिव पार्ट पाया जाता है तो धनावेशित भाग हो जाएगा ये, और न्यूक्लियस के चारों ओर का रीजन देख रहे हैं आप, गोला गोला बना हुआ है ऐसे, न्यूक्लियस के चारों ओर का रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लास्ट में बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, एटम का कुल टोटल जो धनावेश है, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, ध्यान रखना, एटम का कुल जो पॉजिटिव चार्ज है और लगभग उसका पूरा एटॉमिक मास जो है, जो उसका पूरा मास है, वो एटम के एक बहुत छोटे से भाग में रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना।
एटम का जो पूरा पॉजिटिव पार्ट है वो और एटम का जो मास है वो इतने छोटे से भाग में लगभग रहता है। इस बात को हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसे हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस नाम देते हैं बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो एक्सपेरिमेंट से लगभग 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 सेंटीमीटर तक मानी गई है। और जो एटम की रेडियस है ये तो हो गई न्यूक्लियस की, और जो एटम की रेडियस है वो लगभग 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के आसपास मानी जाती है। ध्यान रखना, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सेफ डिस्टेंस बनाकर डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ध्यान रखना, किसी भी एटम में, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन नाभिक के, न्यूक्लियस के चारों ओर एक सेफ डिस्टेंस बनाकर घूमते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व करते हैं, घूमते हैं, उस बात को हम कहते हैं ऑर्बिट। ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑर्बिट। एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूक्लियस पर स्थित पॉजिटिव चार्ज के यूनिट की संख्या के बराबर होती है। मतलब धनावेशों की संख्या ऋणावेशों की संख्या बराबर होती है। कहने का सेंस है कि जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतने ही प्रोटॉन की संख्या होगी। इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है बच्चों। ध्यान रखना, ये सब तो सामान्य बातें थी। अब जो इनकी मॉडल में इंपॉर्टेंट था वो क्या था वो सुनो। इलेक्ट्रॉन पर धनावेशित नाभिक आकर्षण बल लगाता है। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो न्यूक्लियस है, चूंकि आप पढ़े होंगे कूलाम का नियम, अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन। परमाणु का जो नाभिक है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास। रदरफोर्ड ने कहा कि ऐसा है, फोर्स लगाता है न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन गिर नहीं सकता वहां पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड का यह मानना है, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो इसके रोटेट करने से एक टाइप का फोर्स क्रिएट होता है। उस फोर्स को नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान रखना बच्चों। हिंदी में कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। रदरफोर्ड ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्शन फोर्स लगा के अट्रैक्ट करता है, बट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर सकता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ए फोर्स क्रिएट्स, ए फोर्स अराइजेज विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये फोर्स नाभिक से लगने वाले आकर्षण बल को बैलेंस कर देता है, संतुलित कर देता है। बात समझ में आ रही है आपके? बिल्कुल समझ में आ गई। जो फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पर, उस फोर्स को इलेक्ट्रॉन के द्वारा डिसॉल्व करने पर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है अब केंद्रीय बल, ये उस फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है। ठीक है ना? यही खास बात थी इनकी। इनके मॉडल को सोलर या प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इस मॉडल में यह संकल्पना करी गई कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं बच्चों, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी परिक्रमा करता है। लेकिन अब इनकी सबसे बड़ी फॉल्ट क्या थी? इनका दोष क्या था? डीमेरिट क्या थी? ध्यान रखो उसको। ये सबसे बड़ा इनका दोष क्या था? ध्यान रखो, जिस समय इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया था बच्चों, उसी समय साइंटिस्ट मैक्सवेल का एक कंसेप्ट आया था। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, विद्युत गतिकी के क्षेत्र में साइंटिस्ट क्लार्क मैक्सवेल ने अपना एक कंसेप्ट दिया था जो इनके ऊपर भारी पड़ गया। ध्यान रखना, क्लार्क मैक्सवेल ने के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि एक गतिशील, एक लगातार घूमने वाला विद्युत आवेशित कण
निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ध्यान रखो, मैक्सवेल ने यह कहा कि ऐसी कोई भी चीज जो ऐसा कोई पार्टिकल जो लगातार मूव कर रहा है और जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकली चार्ज पाया जाता है, उस देखो जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, उस पर चार्ज पाया जाता है और वो लगातार मूव भी कर रहा है। तो ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई कण जो लगातार मूव कर रहा है और जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकली चार्ज पाया जा रहा है, तो मैक्सवेल का यह मानना था कि वो निरंतर लगातार एनर्जी का, प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, ध्यान रखना मैक्सवेल का। लगातार निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करता है जिससे उसकी ऊर्जा लगातार कम हो जाती है ना। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ए मोबाइल पार्टिकल विच इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड can emit energy continuously, that's why its energy decreases, उससे क्या होगा कि इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, लगातार घूमता रहेगा तो ऊर्जा कम हो जाएगी। तो इस सिद्धांत का मतलब क्या निकला कि इसका मतलब ये निकला कि न्यूक्लियस की परिक्रमा करता हुआ, लगातार उसके चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी निरंतर क्या करेगा, एनर्जी को रिमिट करेगा, प्रकाश को निकालेगा, जिससे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर गिर पड़ेगा। नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिरने का अर्थ होगा परमाणु का विनाश, जो कि संभव नहीं है। ठीक है ना। परमाणु एटम एक स्थायी निकाय है, इसलिए रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक सिस्टम की स्टेबिलिटी की व्याख्या करने में बच्चों असफल रहा। आप ऐसे कह सकते हो कि दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, अब टाइम हो गया, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाता है, नहीं तो अगला वीडियो पढ़ लेते, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नील बोर मॉडल की। तब तक के लिए थैंक्स।